नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है दो चेहरे। उस दिन रविवार था। मैं सुबह 5 बजे बिस्तर से उठ गई थी। सुबह 9 बजे रितु दीदी की फ्लाइट आने वाली थी। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की तैयारी कर ली। मैंने घर में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि समीर को भी दीदी के आने की खबर नहीं होने दी थी। मैं नहाकर जल्दी से तैयार हो गई और समीर से कहा कि सुनो, मुझे अपनी फ्रेंड से कुछ काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी। इससे पहले कि समीर कुछ पूछते मैं जल्दी से घर के बाहर निकल गई। लिफ्ट से नीचे पहुंची तभी ख्याल आया कि स्कूटर की चाबी तो मैंने ली ही नहीं। मैं वापस ऊपर आई। फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। जो ही मैं अंदर आई, मम्मी की आवाज कानों में पड़ी। देख समीर, संध्या इस घर की लड़की नहीं, बहू है। ये भला कोई कायदा है जींस टॉप पहन के स्कूटर उठाया और चल दी? ना बड़ों का लिहाज, ना आंखों में शर्म। मम्मी, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? आजकल हर लड़की जींस टॉप पहनती है। दीदी भी तो सब कुछ पहनती है ना, उन्हें तो आप कुछ नहीं कहती। बेटा, दीदी दूसरे घर की हो गई है, अब वो कुछ भी करे मुझे क्या। और ये तुझे आजकल क्या हो गया है? 4 दिन शादी को नहीं हुए कि हरदम बीवी की तरफदारी करते रहते हो। इतने में पापा की आवाज आई। गीता, खामोश, क्यों व्यर्थ में अपना और सबका दिमाग खराब कर रही हो? पढ़ी लिखी हो, जमाने के साथ चलना सीखो। इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। मैंने चुपचाप चाबी उठाई और वहां से बाहर निकल गई। पापा ने मेरा ढेरों खून बढ़ा दिया था। मैं एयरपोर्ट पहुंची। दीदी की फ्लाइट आधा घंटा लेट थी। मैं लॉबी में जाकर बैठ गई और आंखें बंद करके विचारों के सागर में डूबने उतरने लगी। समीर से मेरी मित्रता बीटेक के अंतिम वर्ष में हुई थी। चंद दिनों में ही दोस्ती की सीमा लांघकर हम प्यार की ओर बढ़ गए थे। हम दोनों को बेंगलोर की 2 अलग अलग कंपनियों में जॉब मिली थी। जॉब लगते ही कब समीर अपने मम्मी पापा के साथ मेरा हाथ मांगने आ गए और कब हम दोनों का विवाह हो गया, पता ही नहीं चला। पलकों पर सतरंगी सपने सजोए मैं समीर के घर आ गई। चौथे दिन हम दोनों को हनीमून के लिए निकलना था। शाम का समय था। मैं अपने कमरे में पैकिंग में व्यस्त थी। तभी मेरी सास ने समीर को अपने कमरे में बुलवाया। कुछ देर बाद समीर लौटे तो उनका चेहरा उतरा हुआ था। वो कुछ परेशान दिखाई दे रहे थे। मैंने वजह जानने की कोशिश की तो झिझकते हुए बोले, संध्या, मम्मी हनीमून पर जाने के लिए मना कर रही हैं यार। मैं हैरान होकर पूछी, क्यों? उनका कहना है कि बेंगलोर में तो हम तुम अकेले ही रहेंगे ना, तो फिर हनीमून जाने का क्या तुक है। इतने दिन उनके पास दिल्ली में ही रहे तो उन्हें अच्छा लगेगा। समीर, बेंगलोर में रहने और हनीमून पर जाने में तो फर्क है ना। फिर हमारा रिजर्वेशन भी हो चुका है, होटल भी पहले से बुक है। मेरे स्वर की निराशा ने समीर को बेचैन कर दिया था। अब समीर आहत स्वर में बोले। मेरे साथ साथ पापा ने भी मम्मी को बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ समझना ही नहीं चाहती। मेरी आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिला जुला भाव तैर गया। खींचकर मैं अटैची से कपड़े निकालने लगी। तभी जहन में शादी के पूर्व अपनी मम्मी के कहे कुछ शब्द याद आ गए। उन्होंने कहा था कि संध्या, शादी के बाद लड़की ससुराल में कितनी जल्दी एडजस्ट होती है, यह ससुराल वालों के साथ साथ लड़की की स्वयं की सोच और व्यवहार पर निर्भर करता है। थोड़ा सा सब्र और धैर्य रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। फिर यही सोचकर मैंने खुद को सहज करने का प्रयास किया और फीकी मुस्कुराहट के साथ समीर से बोली, समीर, तुम टेंशन मत लो, हम बेंगलोर से ऊटी घूम आएंगे। लेकिन बेंगलोर पहुंचकर भी हम लोग ऊटी नहीं जा पाए। शादी में ली गई छुट्टियों के कारण ऑफिस में काम बहुत सारा था। हनीमून पर जाने का रोमांच और उसकी मादकता के एहसास से मैं वंचित ही रह गई। दिल्ली से आए अब हम लोगों को 2 महीने हो चुके थे। मेरी और समीर की गृहस्थी अब धीरे धीरे व्यवस्थित हो रही थी। समीर बहुत कोऑपरेटिव थे। हम दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। एक दिन दिल्ली से पापा यानी मेरे ससुर जी का फोन आया कि वो और मम्मी बेंगलोर आ रहे हैं। मैं खुश थी। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना चुपचाप अपनी ननंद रितु दीदी को भी पूना से बेंगलोर आने का निमंत्रण दे दूं।
उनके अचानक चले आने से समीर और मम्मी पापा सरप्राइज्ड हो जाएंगे। मैंने दीदी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने 10 दिन बाद आने का आश्वासन दे दिया। मम्मी पापा आ गए। मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि आते ही वो दोनों कहीं अकेले ना पड़ जाएं। मैं खुश थी, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहती थी, अपना इम्प्रेशन जमाना चाहती थी। पर मम्मी का टिपिकल सास वाला रवैया मेरी समझ से थोड़ा परे था। उनकी पैनी दृष्टि हमेशा मेरा निरीक्षण करती रहती थी। ज़रा सा मौका हाथ आया नहीं कि उपदेश देना शुरू कर देती थी। यही नहीं, समीर का घर के कामों में हाथ बटाना भी उन्हें खटकता था। एक सुबह ऑफिस जाने से पहले मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। समीर वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। मम्मी से रहा नहीं गया तो बालकनी में जाकर बोली, समीर ये क्या है यार, कपड़े तुम सुखा रहे हो। मम्मी इसमें हर्जी क्या है, संध्या भी तो बहुत बिजी रहती है। जब दोनों कमाते हैं तो घर के काम भी तो दोनों को मिलकर ही करने होंगे। अच्छा, अब तो बड़ा समझदार हो गया है। पर पहले कभी तूने ऐसी समझ नहीं दिखाई कि कभी तूने अपनी माँ का भी हाथ बटाया हो। ओहो मम्मी, कैसी बातें करती हो। चलो इस बार दिल्ली आऊंगा तो सारा काम मैं करूंगा, तुम बस पलंग में बैठकर हुक्म चलाना। माँ के गले में बाहें डालकर समीर हंस दिए थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी के इस एटीट्यूड ने उनके आने की सारी खुशी काफूर कर दी थी। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि क्यों मैंने रितु दीदी को इनवाइट कर लिया। अकेली मम्मी का ये हाल है तो जब बेटी भी साथ होगी तो क्या होगा। वो तो मम्मी को और भी मेरे खिलाफ भड़काएंगी। आखिर ननंद जो ठहरी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। फ्लाइट आ चुकी थी। बाहर आने पर रितु दीदी ने मुझे गले से लगा लिया। दीदी को देखकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। समीर मुस्कुराते हुए बोले, संध्या ने तो मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुम दोनों लड़कियों ने हमें अच्छा सरप्राइज दे डाला, पापा ने कहा। पापा, ये प्लान आपकी बहू का था, इसी ने चुपके से मुझे फोन करके इनवाइट किया था। रितु दीदी के जवाब पर पापा ने मम्मी की तरफ इस अंदाज से देखा मानो कह रहे हो कि देखा अपनी बहू की काबिलियत। दोपहर में सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे लंच कर रहे थे। समीर को करेले की सब्जी खाते देख मम्मी से रहा नहीं गया। आखिर उन्होंने बोल ही दिया, ये क्या समीर, तू करेला खा रहा है? शादी से पहले तो छूता भी नहीं था। संध्या को करेला पसंद है शायद, इसलिए। मम्मी का व्यंग्यात्मक स्वर पापा को बुरा लगा। वो झट से बोले, समीर बेटे, मुझे तुम दोनों का कोऑपरेशन और एडजस्टमेंट देखकर बहुत खुशी हो रही है। अपने पार्टनर की छोटी छोटी बातों को अपनाना रिश्तों को मजबूत और सौहार्दपूर्ण बनाता है। मम्मी बुरी तरह झेप गई थी। मैं मुस्कुरा दी। दीदी 1 सप्ताह के लिए बेंगलोर आई थी, इसलिए मैंने और समीर ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी ताकि सब लोग आराम से घूम सकें। एक सुबह दीदी मेरे साथ किचन में पूड़ी बनवा रही थी। गप्पे मारते हुए उन्होंने अचानक बातों ही बातों में मम्मी की तरफ रुख कर लिया और बोला कि संध्या, जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कि मम्मी तुम्हें कुछ ना कुछ बोल देती है, पर तुम उनकी बातों को दिल से मत लगाना। वो मन की बहुत अच्छी हैं। दीदी, मैं किसी के मन को तो जानती भी नहीं हूँ। जैसा व्यवहार मेरे साथ होगा मेरा मन उसी के अनुसार रिएक्ट करेगा। कभी कभी मुझे मम्मी की बातों का बहुत बुरा लगता है। फिर सोचती हूँ कि आखिर जो माँ इतने अरमानों से अपने बेटे की शादी रचाती है, वही बहू की सबसे बड़ी आलोचक उसकी प्रतिद्वंदी कैसे बन जाती है। शायद इसकी वजह उसके पूर्वाग्रह या फिर उसके अवचेतन मन में दबी हुई सुरक्षा की भावना है। कहीं बेटा उससे दूर ना हो जाए, इसी शंका में चलते वो चाहे या अनचाहे नहीं चाहती कि बेटा बहू की ज्यादा केयर करे। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मम्मी की चीख सुनाई दी। हम दोनों लोग बाहर की ओर भागे। बाथरूम से आते हुए मम्मी का पांव फिसल गया था। दरवाजे से टकराने के कारण माथे से खून बह रहा था। हम लोग बुरी तरह से घबरा गए। पापा ने सहारा देकर उन्हें सोफे पर बिठाया। डेटॉल लाकर मैंने मम्मी का घाव साफ किया और पट्टी बांध दी। मैंने कहा, मम्मी घबराइए मत, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, मैं स्कूटर निकाल रही हूँ। नहीं रहने दो, समीर आ जाएगा, मैं उसके साथ चली जाऊंगी।
मम्मी, समीर कार की सर्विसिंग कराने के लिए गए हैं, आप मेरे साथ चलो ना। डॉक्टर से पट्टी करवा कर मैं लौटी, तभी समीर घर में आ गए। अरे मम्मी, ये क्या हुआ? समीर घबरा उठे। कुछ भी नहीं बेटा, वो मामूली सी चोट है, दरवाजा लग गया था। अपने प्रति बेटे की चिंता को देखकर मम्मी प्रसन्न हो गई। मम्मी, अब आप आराम कीजिए, घूमना कैंसिल। समीर बोले। नहीं नहीं, घूमना कैंसिल नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रितु क्या रोज रोज बेंगलोर आएगी? रितु दीदी की अनिच्छा के बावजूद मम्मी घूमने गई। शाम को सब लोग घूम कर लौटे। चाय पीकर मैं और समीर अपने कमरे में आराम करने चले गए। समीर तो सो गए, पर मैं बिस्तर पर लेटी थी। पापा, मम्मी और दीदी ड्राइंग रूम में आराम से बैठे बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीदी बोली, मम्मी, आपने देखा संध्या को? उसे आपकी कितनी फिक्र हो गई है। फिर भी आप हमेशा संध्या की कुछ ना कुछ कमियां ही ढूंढती रहती हो, उन दोनों पर व्यंग कसती रहती हो। आपका यही एटीट्यूड रहा तो आपके रिश्ते में खटास आ जाएगी। समीर और संध्या के रिश्ते में भी तनाव पैदा हो जाएगा। तब क्या आपको अच्छा लगेगा? तभी पापा ने गहरी सांस लेते हुए बोला, छोड़ो रितु, तुम्हारी मम्मी को ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी। दरअसल तुम्हारी मम्मी के दो चेहरे हैं। एक अपनी बेटी के सामने एक चेहरा है और बहू के सामने दूसरा चेहरा है। तुम्हारे हनीमून पर मलेशिया जाने से ये कितनी खुश थी, लेकिन बेटे बहू का हनीमून जाने का प्रोग्राम इन्होंने खुद ही कैंसिल कराया था। दामाद बेटी का ख्याल रखे तो खुश होती हैं, लेकिन बेटे का बहू की हेल्प करना इन्हें तनिक भी नहीं सुहाता। तब बेटा जोरू की गुलाम की पदवी पा जाता है। तुम्हारे घर जाती हैं ना तो किचन में तुम्हें घुसने नहीं देती हैं, जबकि यहाँ किचन में जाना ही नहीं चाहती। पूछो इनसे कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए। कभी बेटे बहू को उनकी पसंद का कुछ बनाकर खिलाया है क्या? रितु दीदी ने भी फिर कुछ रुक कर बोला, मम्मी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप भी ऐसा कर सकती हो। अब वो जमाना चला गया जब सास बहू के रिश्ते में कड़वाहट हुआ करती थी। जैसे जैसे लेडीज एकजुट होती जा रही हैं, रिश्तों के नए आयाम बनते जा रहे हैं। आज की सास ने वो टिपिकल ललिता पवार वाला चोंगा उतार फेंका है और उसकी जगह ले ली है एक पढ़ी लिखी समझदार औरत ने, जो अपनी बहू के लिए भी उतनी ही स्नेहिल है जितनी कि अपनी बेटी के लिए। यही वजह है कि आजकल सास और बहू के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं। मम्मी, छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। इनसे रिश्तों में नजदीकियां भी आती हैं और दूरियां भी पैदा हो जाती हैं। तभी पापा बोले, तुम्हारा यही रवैया रहा ना गीता, तो ना तो संध्या दिल्ली आना चाहेगी और ना तुम्हें बैंगलोर बुलाना चाहेगी। हम आज की युवा पीढ़ी को दोष देते हैं कि वो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहते, पर क्या इसकी वजह है हम लोगों का दोषपूर्ण व्यवहार नहीं है? गीता, नारी के कितने रूप होते हैं। वो किसी की आज्ञाकारी बेटी भी है तो पतिव्रता पत्नी भी है, ममतामयी माँ है तो अनुशासन प्रिय सास भी है, जिसे एक पराये पौधे को अपनी बगिया में इस तरह से रोपित करना होता है ताकि वो पौधा सिर्फ जमीन ही न पकड़ ले, बल्कि भली भांति पल्लवित होकर और पोषित भी हो अच्छे से। पर कुछ अपने पूर्वाग्रह और कुछ नासमझी के कारण महिलाएं इस भूमिका को निभाने में अक्सर चूक जाती हैं। तभी माँ बोली, मैं तुम दोनों की बात अच्छी तरह समझ रही हूँ। सच कहूं तो आज सुबह से ही इस बात का मुझे एहसास हो रहा है कि मैं शायद गलत कर रही हूँ। मम्मी की आवाज रुआसी हो गई थी। अगली सुबह एक नए आगाज के साथ आई। अपने प्रति मम्मी का स्नेहिल व्यवहार देखकर मैं सोच रही थी, स्वयं को बदलना कोई कठिन काम नहीं है। जरूरत है बस अपने नजरिए और इच्छा शक्ति में बदलाव लाने की। रितु दीदी को बुलाना कितना सार्थक सिद्ध हुआ था, ये मुझे अब महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी समझदारी से यह साबित कर दिया कि आज की पढ़ी लिखी ननंद भाभी का रिश्ता जीवन में कितनी मिठास घोल सकता है। बस यही थी दो चेहरों की कहानी। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच, कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।